नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। बात अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु वार्ता की, जो पूरी तरह से फेल हो गई है। जी हां, फेल हो गई है। और इस विफलता का सीधा और डरावना मतलब है परमाणु युद्ध की सील एक तरह से लग चुकी है। डिप्लोमेसी की मेज अब मलबे में तब्दील होती हुई नजर आती है और तेहरान से वॉशिंगटन तक तो सिर्फ महाविनाश की तैयारी है। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ बम बोलेंगे। अब सूत्रों की माने तो ईरान अंदर खाने परमाणु बम से बस एक कदम दूर माना जा रहा है। उधर अमेरिका ने अपनी जंगी जहाजों को अंतिम हमले का आदेश दे दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, दोनों देश उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ शमशानों से होकर गुजरता है। मस्कट में बातचीत का टूटना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत है। दुनिया के लिए अब ये इफ और बट का सवाल नहीं रहा। अब सवाल है कि आखिर पहला बटन कौन दबाने वाला है और कब। अमेरिका और ईरान की इस तनातनी ने ग्लोबल पीस को कब्र में दफन कर दिया। क्या 2026 मानवता के आखिरी साल के तौर पर दर्ज होगा? यह अपने आप में बड़ी तस्वीर है। इस खबर का पूरा एक एक पहलू आपको बताएंगे विस्तार के साथ में। क्या है खास, ये कहा जाए विशेषज्ञों की राय इस पूरे मसले पर। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या खाड़ी देशों से उठने वाला बारूद का धुआं पूरी इंसानियत को अपनी चपेट में लेने वाला है? ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही परमाणु डील की आखिरी कोशिशें बेनतीजा निकली। एक तरफ ट्रंप प्रशासन का सख्त अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ ईरान की खुर्रम शहर, जहां 4 मिसाइलों की गर्जना साफ तौर से नजर आती है। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल कितनी घातक है हम सभी जानते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि अगर ये डील सील नहीं हुई है तो क्या वाकई में परमाणु युद्ध का बटन दब जाएगा? क्या अमेरिका का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोबारा से शुरू होने वाला है? कल तक उम्मीद थी कि मस्कट की मेज पर शांति का रास्ता निकलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताया था, लेकिन व्हाइट हाउस से आई खबर ने सन्नाटा खींच दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि या तो नो न्यूक्स, नो मिसाइल्स या फिर कुछ भी नहीं। बैठक की इनसाइड स्टोरी भी आपको जाननी चाहिए। बैठक में आखिर हुआ क्या, आपको बताते हैं। 6 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पहला था यूरेनियम संवर्धन, दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरी ईरान इजराइल टकराव, प्रॉक्सी संगठन, प्रदर्शनकारियों की रिहाई और चीन को तेल सप्लाई करना। ये अलग अलग मंथन के मुद्दे थे, 6 कुल मुद्दे थे। लेकिन बैठक का रिजल्ट क्या रहा? दोनों देशों के बीच में बैठक तो हुई, चर्चा अलग अलग विषयों पर हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। शांति वार्ता पर समझौता जो होने की उम्मीद थी वो हुआ ही नहीं। अब ये भी समझिए कि आखिर इस बैठक में शामिल कौन कौन हुआ। इस बैठक में अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, एडमिरल ब्रैड कूपर मौजूद थे, तो वहीं ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची, माजिद तख्त रावांची, हामिद घनबारी भी मौजूद रहे। अब अमेरिका की मांग सिर्फ परमाणु कार्यक्रम रोकने की नहीं है, बल्कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय गुटों को मिल रहे समर्थन को जड़ से खत्म करने की है। ईरान का रुख पूरी तरह से क्लियर कट है। उन्होंने बातचीत के बीच ही अपनी सबसे घातक मिसाइल का प्रदर्शन भी कर दिया, जिसकी रेंज में मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिकी ठिकाने हैं। आखिर क्यों बातचीत बेनतीजा हुई, ये भी अब समझ लीजिए। हालांकि उसमें ये मिसाइल का प्रदर्शन भी एक बड़ी वजह लोग कह रहे हैं, लेकिन बैठक में दरअसल अमेरिका ने शर्तें रखी कि यूरेनियम संवर्धन बंद करना होगा ईरान को, लेकिन ईरान ने साफ कहा कि ये शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। अमेरिका ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना होगा ईरान को, लेकिन ईरान ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और इस शर्त से भी सीधे सीधे इनकार कर दिया। अब अमेरिका ने कहा कि जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनका समर्थन ईरान करता है, उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को समर्थन बंद करना होगा ईरान को। तो ईरान ने कहा कि भाई ये तो रणनीति का हिस्सा है, और इस मांग को भी, इस शर्त को भी ईरान ने ठुकरा दिया। अब अमेरिका ने नागरिकों पर अत्याचार बंद करने की बात की, तो ईरान ने इसे आंतरिक मामला बता दिया। अब सवाल उठता है कि ये जो परमाणु युद्ध है उसकी बात आखिर आई कहां से? दरअसल IAEA की एक रिपोर्ट आई, और उस ताजा रिपोर्ट में ईरान अब 90% यूरेनियम संवर्धन के बेहद करीब माना जाता है।
और कहा जा रहा है कि ये वो स्तर है जहां से परमाणु बम बनाना सिर्फ कुछ हफ्तों का काम रह गया, यानी कि मान के चलिए मोटा मोटा काम हो गया, बस रस्म अदायगी है, सिर्फ एक स्टेप दूर है ईरान। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमला किया था। अब ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तबाह हो चुका है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि ईरान ने न केवल उन ठिकानों को दोबारा से खड़ा कर लिया, बल्कि अब वो नॉन प्रोविजनल ट्रीटी से पूरी तरह से बाहर हो चुका है और ये बाहर होने की धमकी दे रहा है। दरअसल इस पूरे तनाव के बीच में इजराइल खामोश बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरान पर भरोसा करना खुदकुशी के बराबर है, इसीलिए अमेरिका जो भी करे सोच समझ कर करे। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खाड़ी देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं रहेंगे और अमेरिका की जो साथी हैं वो भी निशाने पर आ जाएंगे। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि कतर, यूएई, सऊदी अरब भी अब इस युद्ध की लपटों में झुलस सकते हैं। एक तरफ मीटिंग, दूसरी तरफ अमेरिका एक्शन की बात करता है, लेकिन एक्शन क्या लेगा अमेरिका, वो भी आपको जानना चाहिए। बताते हैं, ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर एक बार फिर से टैरिफ का ऐलान अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने 25% टैरिफ का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान पर नए कड़े प्रतिबंध लगाए। ओमान में जो कूटनीतिक वार्ता हुई, इसके बाद में प्रतिबंध लगाने की बात हुई। 15 ईरानी तेल संस्थाओं पर अमेरिकी बैन की बात है। ईरान ने ओमान वार्ता को सकारात्मक पहले बताया था, लेकिन अमेरिका का कदम अलग कहानी कह रहा है। अब दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है, ऐसे तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब अमेरिका ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आतंक पर पैसे ईरान की तरफ से जमकर लगाए जाते हैं और जो आतंक का सपोर्ट करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी ही। ईरान का कहना है कि भरोसे की कमी बड़ी चुनौती है और ये समझना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को भी। अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जो ट्रंप की रणनीति है वो प्रेशर टैक्टिक्स है। वो ईरान को आर्थिक रूप से इतना तोड़ देना चाहते हैं कि वो उनकी हर शर्त मान ले, जो एक तरह से अमेरिका की, ये कहा जाए कि हमेशा की नीतियां रहती हैं। जो अमेरिका ने ईरान के शैडो फ्लीट पर नए प्रतिबंध हाल ही में शुक्रवार को ही थोपे, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान दबाव में झुकने की बजाय पलटवार करने में माहिर है। अगर बातचीत के अगले दौर में जो अगले हफ्ते होने की संभावना है, अगर उस बैठक में कोई ठोस नतीजा निकला तब तो ठीक है, लेकिन अगर नतीजा नहीं निकला तो डिप्लोमेसी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह हमेशा हिंदुस्तान कहता रहा है, लेकिन जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को राख कर सकती है। क्या मस्कट की धरती शांति की गवाह बनेगी या यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखी जाएगी? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों को जानने की, इनके जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ में। मेरे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ यूएसए से सीधे रिपब्लिकन नेता पूर्णिमा नाथ कनेक्ट हो रही हैं। एसके मलिक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पूर्णिमा नाथ आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप ज्यादा बखूबी तरीके से बता पाएंगे कि आखिर मस्कट की इस बैठक का सार क्या निकला है अमेरिका के लिए, क्या कहा जा रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। अब पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बैठक से कुछ निकला नहीं है। अमेरिका चाहता है अपने शर्त पे डील हो और ईरान चाहते अपने शर्त पे डील हो, बट ऑब्वियसली इन दिस पर्टिकुलर केस आपको दिखाया जाता है कि अमेरिका इज द सुपर पावर और उनके शर्त में डील होना चाहिए। तो लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है और ये डिप्लोमेसी की बात करते हो, टॉक की बात करते, लेकिन वो यूएसएस अब्राहम भेजते घर के पीछे, तो ये डिप्लोमेसी कहा नहीं जाता है। दिस इज
थ्रेट सिचुएशन। अब किसी को भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लगे तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है। अभी ईरान का ये सिचुएशन है कि हम लोग मरेंगे तो मरेंगे, आपको लेके भी मरेंगे, तो उनका डर नहीं है। और ऊपर से आप उनके ऊपर से आप रिलीजियस माइंडसेट लगा दो, जो भगवान के लिए और सात आसमान पे बैठे हुए हैं, जिनके लिए आप मर भी सकते हैं। तो ये जो एक मेंटालिटी है, ये तो मतलब एक खुद ही एक एक्सप्लोसिव, इस पे बैठे हुए हो, और वहां पे जा पे आप जाके वेनेजुएला के जैसा आप ट्रीट करोगे को उनको, तो फिर कैसे चलेगा। ईरान का जो सिचुएशन है इट्स ऑल्सो डिफरेंट, बिकॉज अभी 1953 में आपने एक मोहम्मद मोसादे को हटा के कूज और रिजीम चेंज करवा के उनको हटा के आपने अपना पपेट इंस्टॉल करवाया था शाह का। और वहाँ वो ऐसे अपने नैरेटिव बनाया था कि आप प्रोटेस्टर के लिए बहुत चिंतित हो, आप ह्यूमन राइट्स के लिए चिंतित हो, आप डेमोक्रेसी के लिए चिंतित हो, आप वहाँ पे बचाओगे। यहाँ पे हमारे यूएस सिटीजन प्रोटेस्टर को आप मार रहे हो आईसी यूज़ करके, मास्क्ड पुलिस, सीक्रेट पुलिस यूज़ करके। ऊपर से आप इतने डेमोक्रेसी की आपकी इच्छा है, तो फिर अपने मोहम्मद मोहम्मद को हटा के फिर डिक्टेटर को क्यों बिठा दिया था? तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 1978 में जो ब्लैक डेथ है वहाँ पे ईरान की, आप देख लीजिए, उसके बाद आपका रेवोल्यूशन का नया नहीं चेहरा अच्छा, देखने को लेकिन मिला। एक बात मुझे जरा समझाइए पूर्णिमा जी। अच्छा, मैं पहले अपनी बाकी गेस्ट से समझ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा रुक करती हूँ। मैं इस चीज़ को ज़रूर समझना चाह रही हूँ एसके मलिक जी कि आखिर दुनिया में हमेशा किसी ना किसी देश के पास में कुछ ना कुछ खासियत है, और जहाँ तक है व्यापार भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, समर्थन और इन्हीं सारी चीज़ों से चलता है। अमेरिका का जब मन होता है पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, वो सैंक्शंस लगा देगा, सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देगा कि अब कोई भी देश उसके साथ में कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी भी, कभी वेनेजुएला, कभी रशिया, कभी ईरान, कभी XYZ। आखिर अब ये जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी हर चीज अपनी कंट्रोल में करेंगे तो दुनिया में आखिर बचेगा क्या फिर? देखिए नैना जी, इस बात को यहां से शुरू किया जाए तो ज्यादा समझ में आएगी। पूरी दुनिया में पूरी वर्चस्व की लड़ाई इकोनॉमी की है। इकोनॉमी को सेफ गार्ड करने के लिए मिलिट्री एक्शंस को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब ये दो बेस लाइन से मैं आगे बढ़ता हूं। अभी ऐसी क्या बात है कि अमेरिका सबके ऊपर अपना दादागिरी दिखाना चाहता है, अपना ही वर्चस्व चाहता है। वो क्यों नहीं चाहता कि दूसरा की दुनिया के दूसरे देश भी आगे आए और अपनी इकोनॉमी को ठीक करे, अपने वहां के नागरिकों का लाइफ स्टाइल है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड को थोड़ा ठीक करे। अभी यहां से आता हूं, ये सारी कहानी आपने जो थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया ना, वेनेजुएला की कहानी और नाइजीरिया की कहानी, वहां पे जाके बॉम्बिंग कर दी, वहां पे, ये सारी कहानी चूंकि अमेरिका मोनोपोली में जीता रहा है। और देखिए, अगर किसी को आप इतना ऊंचा उठा दोगे जो वो नीचे गिरने के उसके चांसेस होते हैं, या उसको लगता है कि अभी पतन का टाइम भी आ रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको बड़ा दर्द होता है। एक आम भाषा में इसको बोलूं कि जब सिंहासन डोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, हर राजा लेफ्ट राइट की दौड़ करता है। यही बात आज अमेरिका की है कि अमेरिका को आज लग रहा है कि आने वाले 10-15 साल में उसकी जो मुद्रा है डॉलर, जिसको उसने मोनोपोली करा दिया, जिसके दम पे उसने पूरे वर्ल्ड पर राज किया, इसका सिंहासन हिलने वाला है। और ये सब उसको सिग्नल्स मिले। कहां से मिले सिग्नल्स? पिछले 5 सालों में ब्रिक्स से। और उसके बाद जब रशिया का तेल, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए प्रॉब्लम है रशिया का तेल इंडियन मुद्रा में या रशियन मुद्रा में ट्रेड होना, चाइनीज मुद्रा में ट्रेड होना। वेनेजुएला इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह था कि वेनेजुएला का जो ट्रेड चाइना को जा रहा है, चाइना उनकी बात नहीं मान रहा, वो चाइना को आंख दिखाता है, चाइना उसको रिवर्स गियर में डाल के छोड़ देता है। और तो चाइना को आप कहां ट्विस्ट करोगे? वो आप चाइना को ट्विस्ट करने जाते हो, चाइना आपको रेयर अर्थ की मेटल बंद कर देता है, आपका सिल्वर की बंद कर देता है, आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पर हिट करता है चाइना। तो आप चाइना को कहां पे स्क्वीज करोगे? चाइना को स्क्वीज करने का तरीका है वेनेजुएला, ईरान, और ये बड़ा गेम यहां से शुरू होता है। अब ये छोटे छोटे गेम आइए, अब आता हूं मैं ईरान पे प्रॉपर। ईरान के साथ उसकी जो संधि चल रही है, मुझे लगता है कि मैम ये पूरा एक आईवाश है दुनिया की नजरों में ये दिखाने का। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शांति की, करना उनको वही है जो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, क्योंकि उनको ईरान के तेल पे अपना कंट्रोल चाहिए। ये भी चाहिए कि कंट्रोल ही नहीं, ईरान का तेल डॉलर में बिकना चाहिए, जैसे कि सऊदी अरब के साथ उन्होंने समझौता किया हुआ है। तो सारी कहानी देखा जाए पूरी मोनोपोली की है, आधिपत्य की है, राज करने की है। अभी दूसरी कहानी एक और आ जाता हूं अब मैं एटॉमिक उस पे। देखिए, एटॉमिक पे होना, एटॉमिक तो अमेरिका खुद उसको चुराने के लिए अलाउ करते हैं लोगों को।
पाकिस्तान के अंदर जब एटॉमिक ब्लास्ट हुए थे, कब हुए थे मैम? 1998 में 11 और 13 मई को हमने अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपने एटॉमिक डिवाइसेस को टेस्ट किया, उनको वैलिडेट किया, और इसके साथ साथ 13 तारीख को जो हमने किया थर्मो न्यूक्लियर डिवाइसेस को हमने इसलिए टेस्ट किया कि हमारे देश की जरूरत आन पड़ी थी, हमें चीन को झेलना है और बाकी सबको झेलना है। लेकिन हुआ क्या? एग्जैक्ट 15 दिन बाद 13 + 15 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 ब्लास्ट कर मारे, क्योंकि हमने 5 ब्लास्ट किए थे। क्यों किए? वो चाइना ने नहीं कराए। मेरा अपना एनालिसिस ये कहता है कि अमेरिका इसके पीछे था बैलेंसिंग के एक्ट में, उसने बैलेंस कराया। अमेरिका चोरी करने की इजाजत देता है लोगों को और फिर ऊपर से कहता है कि आप लोग चोरी कर रहे हो। देखिए वो चाहता है हर चीज में मोनोपोली। यही तो एक तरह से अमेरिका की टैक्टिस होती है कि उसको जब यहाँ पर तख्ता पलट करना है या उसको अपने हाथ में अगर चीजों को कंट्रोल करना है, पहले लत लगाओ और उसके बाद में परिस्थितियां जो हैं उसको पूरी इधर उधर एक तरह से डिस्टर्ब क्रिएट कर दो। और अभी भी स्थिति कुछ इसी तरह से नजर आ रही है, खासतौर से मिडिल ईस्ट में। लेकिन यूके देवनाथ जी, एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ लगातार एक दूसरे को आंखें दिखाना। आज भी जब मीटिंग हुई तो जो अलग अलग शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी जा रही थी, चाहे बात प्रॉक्सीज को समर्थन देने की बात हो, चाहे बात अंदरूनी तौर पर ये कहा जाए कि अपनों पर अत्याचार करने की बात हो, संवर्धन की बात हो, ये कहा जाए कि तमाम ऐसी जानकारियां साझा करने की बात हो, एक भी चीज पर ईरान की तरफ से सहमति नहीं जताई गई। ईरान झुकेगा नहीं, उसके इस पूरे बर्ताव से ये स्पष्ट हो जाता है। अब आगे क्या? क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है एक और बैठक हो सकती है, मुलाकात की संभावना है अगले हफ्ते, लेकिन वो भी फ्रूटफुल होगी या नहीं होगी, ईरान के रवैये को देखकर बहुत पॉजिटिव साइंस नजर नहीं आ रहे हैं सर। नैना जी, अगले हफ्ते बातचीत होनी चाहिए। दुनिया उम्मीद कर रही है कि अगले हफ्ते दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। कई बार ऐसा होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि पहले दौर के बातचीत में मुद्दे यानी एजेंडा पॉइंट्स को फॉर्मेलाइज किया जाता है। तो अभी मस्कट में जो टॉक्स हुई उसमें एजेंडा पॉइंट्स को फॉर्म अप कर लिया गया है कि क्या वो 2 या 4 मुद्दे होंगे जिनके ऊपर अगले हफ्ते बातचीत होगी। अगले हफ्ते बातचीत किस दौर से गुजरेगा? अमेरिका चाहेगा कि बातचीत इस तरह से आगे बढ़े कि इजराइल के ऊपर खतरा कम हो जाए। इजराइल के ऊपर खतरा कैसे कम होगा? एक, इजराइल बार बार ये दावा करता है कि ईरान एटॉमिक हथियार बनाने वाला है, तो अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव डालेगा एटॉमिक हथियार मत बनाओ। दूसरी बात, इजराइल को यह भी खतरा है कि ईरान के पास सैकड़ों ऐसी मिसाइलें हैं जो ईरान से लॉन्च होने पर इजराइल तक पहुंच सकती है, जैसा कि हमने पिछले साल जून में 12 दिन के युद्ध में देखा। ईरान से मिसाइलें दागी गई, वो हाइफा तक पहुंच गई, वो तेल अवीव तक पहुंच गई। तो अमेरिका ईरान पर दबाव डालेगा कि इस तरह की मिसाइलों को ईरान भविष्य में ना बनाए। बाकी जो मुद्दे हैं वो फिलहाल इतने ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। अब ईरान जो है वो 2-3 चीजों पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। ईरान ने कई बार ऐसा कहा है कि अगर पश्चिमी देशों को लग रहा है कि ईरान हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर हथियार, तो IAEA की टीम आ जाए और ईरान उनको एक्सेस दे देगा, वो जाके इंस्पेक्ट कर लें। दिक्कत सिर्फ ये आ रही है कि ईरान को लगता है कि IAEA की टीम जब इंस्पेक्शन करने आती है तो असल में वो जासूस होते हैं उसके अंदर, जो कि ईरानियन साइंटिस्ट से, न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिलने के बाद या ईरानियन न्यूक्लियर इंजीनियर से मिलने के बाद उनके नाम, उनके एड्रेस, उनका ऑफिस कहाँ है, जाहिर बात है उनका घर कहाँ है, ये सब पता कर लेते हैं। और यही जो इंफॉर्मेशन है, और न्यूक्लियर साइट जहां पर भी है, लेबोरेटरीज कहां पर है, यूरेनियम कहां पे रखा हुआ है, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है ईरान में वो कहां रखी है, तो IAEA के जो साइंटिस्ट आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, जाहिर बात है वो इन सेंट्रीफ्यूज मशीनों को देखने जाएंगे। और उसके बाद उसकी जो लोकेशन है, फलाने हैंगर में, फलाने बिल्डिंग में, ये इंफॉर्मेशन IAEA के मार्फत अमेरिका और इजराइल को पहुंच जाती है। तो ईरान ने इस बार कह दिया कि इस टीम में, IAEA की टीम जो आएगी, कोई भी अमेरिकन नहीं होना चाहिए, कोई भी इजरायली नहीं होना चाहिए। सर, लेकिन ये जो IAEA की जो रिपोर्ट है उसमें हाल ही रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ईरान पहले जो 60% तक यूरेनियम संवर्धन
पहले ही कर चुका था, जो हथियार अपग्रेड करने के लिए कहा जाए कि लगभग 90% के बहुत करीब ऑलरेडी माना जाता है। तो ये क्या कहा जाए कि अब भले ही यहाँ पर अमेरिका ये कहा जाए कि कुछ भी हाथ मलता रह जाए, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो तो पहले ईरान पूरी कर चुका है। और आईएईए का ये अगर दावा है कि 90% तक अगर काम पूरा हो चुका है, मात्र 10% या आखिरी स्टेप बाकी है, हथियार बनाना हो या नहीं बनाना हो, वो अपना मेन वर्क तो पूरा ही कर चुका है। नैना जी, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों से जुड़ा रहा था, 60% तक न्यूक्लियर प्यूरिफिकेशन करना यूरेनियम 235 का हो जाता है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी R&D इतनी स्ट्रांग है कि 60% तक यूरेनियम 235 को परिष्कृत कर लेते हैं। लेकिन 60% से आगे की जो कंसंट्रेशन है, 70%, 80%, 90% करना बहुत ही टीडियस, कठिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। एक चीज एज ए बतौर मिलिट्री एक्सपर्ट मैं बताना चाहूंगा। जी जी सर। एक सेकंड के लिए अगर मान ले कि ईरान अपने 450 किलो यूरेनियम का इस्तेमाल करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है। देखिए, अगर ये 450 किलोमीटर न्यूक्लियर फिशन मटेरियल अगर ईरान के हाथ में है, 60% उसकी प्योरिटी है। जब तक वो इसको 90% प्योरिटी करेंगे, इसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो 450 किलो से घटकर, क्योंकि वेस्टेज बहुत होता है सेंट्रीफ्यूज में, और जो मेम्ब्रेन्स होती है उनसे मूव करते वक्त बहुत ज्यादा वेस्टेज होती है। हर साइकिल में करीबन 15 से 18% यूरेनियम जो है वो साइकिल के बाहर चला जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूज के बाहर, मतलब जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है उसके बाहर चला जाता है। तो 6 बॉम्ब बना लेंगे। अब एज ए मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट इजराइल कहता है कि 6 बॉम्ब बना लिया तो हमें तो ईरान खत्म कर देगा। लेकिन ये सिर्फ भड़काने वाली बात है। क्या ईरान 6 बॉम्ब इजराइल पर दाग के जीत जाएगा और हमेशा के लिए हैप्पी हो जाएगा? नहीं, जाहिर बात है। अमेरिका के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इजराइल भी कभी कभी छुप के बोल देता है कि उसके पास भी कोई 90 बॉम्ब्स हैं। तो सेकेंड स्ट्राइक में तो फिर ईरान को अमेरिका और इजराइल मिट्टी में मिला देंगे, धूल में मिला देंगे, रेत में मिला देंगे। तो जो लोग ये कहते हैं कि इजराइल बहुत छोटा सा देश है, एक एटम बम लगने पे ही खत्म हो जाएगा, वो ये भूल जाते हैं कि उसके 15 घंटे के बाद तो ईरान भी खत्म हो जाएगा। पावर की बात की जाए तो सर, दुनिया के कई देश ऐसा दावा करते हैं कि उनके पास में ताकत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। दरअसल आज के वक्त में एटमी ताकत होना, ये कहा जाए, खुद को मजबूत करने का है। एटमी ताकत होना किसी और देश को बर्बाद करने का नहीं। लेकिन आईएईए की अगर बात है तो बार बार यही तो बात है, तो ईरान दरअसल उनको परमिशन ही नहीं दे रहा, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये बात अमेरिका खुद बखूबी जानता है। लेकिन मेजर अली शाह, मुझे इस बात को जरा समझाइए। बार बार ये कहा जा रहा था कि जिन्हें बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना होता है वो थोड़ी सी कमर सीधी करके रखते हैं, उनकी बातों में थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, वो तल्खी नजर नहीं आती। लेकिन चाहे बात अमेरिका हो या फिर ईरान हो, दोनों ही देशों की तरफ से ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि मस्कत में मुलाकातें जरूर हो रही हैं, लेकिन वो मात्र रस्म अदायगी भर है। और ये कहा जाए कि वो ये मौका देना चाहते हैं कि भाई आगे जो अगर युद्ध होता है तो हमने उसके पहले बैठक करके बातचीत करने का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो क्या जिसका डर है वो घड़ी आती हुई नजर आ रही है क्या?